नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल YouTube लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, जिसके अंतर्गत हम दो महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ेंगे या फिर लड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। वैसे इतिहास के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। पलासी का युद्ध अगर मैं आपको सिंपल से समझाऊं तो ऐसा भी बता सकता हूं कि भाई ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया, या फिर अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज़ जीते और नवाब हार गए। बक्सर का युद्ध के बारे में भी मैं ऐसे कुछ समझा सकता हूँ कि तीन लोग थे जिन्होंने आपस में मिलकर, जैसे कि बंगाल के जो उस समय के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला, और सम्राट उस समय जो दिल्ली के थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच और हेक्टर मुनरो के बीच में युद्ध लड़ा गया। लेकिन ये तो हमारे लिए थोड़ी सी कम जानकारी होगी। हमको इतिहास को विस्तार पूर्वक समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए। इसलिए मैं इसको आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में लगेगा। ये वीडियो लेंथी हो सकती है, पर आप यकीन मानिए ये आपको बोर नहीं करेगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। युद्ध की एक महत्वपूर्ण बात है, उसमें दो पक्षों का होना अनिवार्य है। दो पक्ष नहीं होंगे तो युद्ध होगा ही नहीं। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए पहले हम बंगाल की ओर चलते हैं और समझते हैं कि बंगाल ही क्यों हुआ अंग्रेज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो बात आती है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। अब जो संपन्न होगा, जहाँ पैसा होगा, वहाँ पर युद्ध होने के लिए या उसको अपने अंडरटेकिंग में लेने के लिए सब अपनी अपनी तरह से प्रयास करेंगे। अब शुरू होती है पहली कहानी। बात आती है मुर्शीद खां की। मैं आपको बंगाल के गवर्नरों की या नवाबों की एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। इस लिस्ट को देखिए, और इस लिस्ट में मुर्शीद कुली खां सबसे पहले हैं। उसके बाद सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुर्शीद कुली खां को समझते हैं। कौन है ये मुर्शीद कुली खां? इनको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मुर्शीद कुली खां को सर जादूनाथ सरकार, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार रहे और मुगल डायनेस्टी पर इन्होंने काफ़ी अच्छे लेख लिखे हैं, उनके अनुसार मुर्शीद कुली खान, जिसका नाम एक मोहम्मद हदीब भी है, साथ ही साथ उसको सूर्य नारायण मिश्रा भी बोलते हैं, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। कैसे आप समझेंगे कि पहले थे हिंदू, ठीक है, जब पैदा हुए तो एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम को मतलब कबूल लिया या कन्वर्ट हो गए उसमें। तो बाद में इनको एक हाजी शाफी करके व्यक्ति है, वो खरीद लेता है और उन्होंने ही फिर इनकी परवरिश की है। तो ये व्यक्ति कन्वर्ट होता है, मतलब इसका नाम सूर्य नारायण मिश्रा रहता है, ये कन्वर्ट होता है और बन जाता है मुर्शीद कुली खां या फिर मोहम्मद हदी। और उसके बाद ये जब बड़ा होता है, वो पालते हैं पोसते हैं इसको, तो इनका विवाह करते हैं नसीरी बेगम से या नसीरी बेगम से। नसीरी बानो बेगम के नाम से वो उनकी वाइफ का नाम बताया जाता है। इनसे उनको 3 बच्चे पैदा होते हैं। 3 में 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। 2 बेटियां हैं, उनके नाम हैं अजमत और एक बेटी का नाम है ज़ैनब। यानी पूरा नाम अगर बोलें तो अजमत उल निशा और ज़ैनब उन निशा, ये 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है नवाबजादा याहया खान। अब होता क्या है, ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुर्शीद कुली खान पहले व्यक्ति बन जाते हैं, थोड़ा सा इनको मतलब फ़ायदा भी मिलता है कि ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं। बंगाल के नवाब कैसे बनते हैं, जब हम औरंगज़ेब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि औरंगज़ेब ने इनको कैसे बनाया। लेकिन आप बस अभी इतना समझिए कि बंगाल के नवाब बन जाते हैं। अब बंगाल के स्वतंत्र नवाब रहते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं थे कि किसी भी प्रकार से मुगल्स इनसे मतलब लड़ाई करें। औरंगज़ेब ख़त्म हो चुका था, है ना। इन्होंने सोचा कि मैं अपना रेगुलर जो टैक्स देता था वो देता रहूँगा, जिससे मेरे संबंध बढ़िया बने रहेंगे। मुगल मुझसे कभी लड़ने नहीं आएंगे और ना कभी मुझसे अपने हुक्म को मानने की ज़बरदस्ती करेंगे। इस तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक बना रहा, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाहों को राजस्व भेजता रहा। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया, ठीक है। ढाका जो है वो पड़ता है बांग्लादेश में और मुर्शिदाबाद जो पड़ता है वो आज के वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, जबकि वो भारत के ईस्ट में है।
तो बस आप ये समझिए, जब भारत का विभाजन होता है 1947 में, तब हमारे पास दो पाकिस्तान थे, ठीक है। एक जो आज हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान हुआ करता था। तो बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश में से जो एक हिस्सा है वो जब टूटता है, तो अगर बांग्लादेश का आप मैप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल उसके वेस्ट में पड़ता है, इसलिए उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। इस पे बहुत सारी बातें भी हो रही हैं कि उसको वेस्ट बंगाल अब क्यों बोलते हैं। आज की परिवेश में उसका नाम वेस्ट बंगाल नहीं होना चाहिए, उसका नाम लोग बोल रहे हैं कि बांग्ला रख दो, तो हो सके उसका नाम बाद में चेंज हो जाए, ठीक है ना। मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया। अब हम वापस इसी टॉपिक पे आते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मुर्शिदाबाद ले आता है, उसके बाद क्या करता है, इसने दो प्रथाएं चालू करता है। ये सोचता है कि मेरी मोनोपोली कैसे सिद्ध हो, ये दो चीज़ें लाता है, दो प्रथाएं लाता है। एक प्रथा का नाम है इजारेदारी प्रथा, दूसरी प्रथा का नाम है तकाबी ऋण। इजारेदारी प्रथा क्या है? इजारेदारी से आप समझिए ठेकेदारी। उसका उद्देश्य केवल भू राजस्व को अधिक वसूलना था। सारी भूमि का मालिक बन जाता है नवाबी। नवाब जो है वो अब सारी भूमि का क्या बोल रहा है, मालिक बना हुआ है। और जो किसान है वो केवल क्या करेंगे, उस भूमि पे अगर कृषि करना चाहते हैं तो उसकी बोली लगाएंगे, बोली लगाकर उसको खरीदेंगे, और उस बोली लगाने का पैसा पूरा किसके पास जाएगा, नवाब साहब के पास। इससे क्या होगा, पैसा वसूल लिया जाएगा। जब किसी किसान की खुद की भूमि नहीं रहेगी तो फिर वो उतने लगाव से वो काम नहीं करेगा, उस भूमि का रख रखाव नहीं करेगा। इससे क्या हुआ, भूमि का रख रखाव खराब होता गया। हर आदमी किसी भी फसल को उगाए, अगर उसको लॉस हो गया तो अगली बार वो खरीद नहीं पाता था। दूसरा, अगर फायदा हो जाता था किसी दूसरे को तो वो क्या करता था, किसी व्यक्ति का जिसको नुकसान हुआ है उसकी भूमि भी खरीद लेता था। तो इस तरह से कुछ लोग तो गरीबी होते जा रहे थे और कुछ लोग अमीरी होते जा रहे थे। ऐसी कंडीशन में राजा को तो पैसे वसूलने से मतलब था, जनता या किसानों के साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है उससे उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर हुआ क्या, फिर इजारेदारी से क्या हुआ कि भूमियों में जो खराब भूमियाँ थीं, जहाँ पे नदी नहर का पानी नहीं आता था, जो उतनी उपजाऊ नहीं थी, उनकी केयर नहीं होने लगी, उनको कोई खरीदने नहीं लगा। अब कुछ लोगों ने सोचा कि जब सस्ते दाम पे ये बिक रही है तो चलो कुछ ना कुछ करके इसको उगाया जाए, यहाँ पे कुछ पैसा लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब मैं खेती तो कर सकता हूँ, लेकिन वो भूमि जो है वो बंजर टाइप की है या उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं उसको थोड़ा सा रिपॉलिश करके या थोड़ा सा अच्छा बना के उसमें अपनी खेती शुरू करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक इजारेदारी प्रथा तो मैंने लॉन्च कर ही रखी है, मैं तुम लोगों के लिए जो भूमि खराब है उसके लिए मैं तकाबी ऋण देना शुरू करता हूँ। ये दूसरी पॉलिसी है। इससे क्या होगा कि किसी भी खेती के लिए मैं आपको अग्रिम कर्ज दूंगा, उसको सुधारने के लिए, सही करने के लिए, यानी बीज के लिए, खाद के लिए या उसकी व्यवस्था बनाने के लिए पूरा पैसा दे दूंगा। इस वाले को क्या बोला गया, तकाबी ऋण। और इस तरह से दो चीज़ें उसने लॉन्च की। वैसे देखा जाए तो उसने अपना शासनकाल बहुत अच्छे से चलाया। उसने कभी भी ये कोशिश नहीं करी, कूटनीति उसकी इतनी अच्छी थी कि मुगलों से भी उसकी दोस्ती बनी रही और वो स्वतंत्र शासन करता रहा। साथ ही साथ अपनी जगह पर भी जितने भी किसान थे, क्योंकि जो बंगाल है, क्योंकि जिस जगह पे वो राजा था, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये तीनों जगहों का बंगाल पहले ये तीनों जगहों को इकट्ठे मिला के सम्मिलित रूप से कहा जाता था। तो इन सब जगहों का वो राजा बना रहा अच्छी तरीके से। फिर होना क्या था, फिर नेक्स्ट आप समझेंगे क्या होता है। भाई राजा साहब या नवाब साहब की मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। जब मृत्यु होती है तो दो लोग हो जाते हैं कॉम्पिटिटर, एक तो उनका बेटा याहया खां और एक उनका दामाद जिसका नाम है, जिसने दोनों बेटियों से शादी की है, अजमत से भी शादी की है और जो दूसरी वाली बेटी है जिसका नाम मैंने ज़ैनब बताया उससे भी शादी की है। तो वो जो व्यक्ति है उसका नाम है सुजाउद्दीन। ये दूसरा नवाब बनेगा। कैसे बनेगा, छोटा सा युद्ध लड़ेगा, किसके साथ, अपने साले के साथ। और साले का नाम क्या है मैंने बताया, याहया खां। उनसे युद्ध करता है, वो हार जाते हैं और बन जाता है ये अब बंगाल का नवाब। सुजाउद्दीन बहुत अच्छी तरीके से शासन करता है। अपने कार्यकाल में उसने उस देश को यानी उस बंगाल को काफ़ी अच्छा बना लिया। सुजाउद्दीन केवल और केवल ये नहीं सोचता था कि मुझे खेती किसानी में
अपना मतलब इन्वेस्ट करना है, वो ये भी सोचता था कि मुझे अपने सैनिक दल को भी बढ़ावा देना है। इसलिए वो सैनिकों में रेगुलर क्या करता था, एक भर्ती रखता था, जैसे आजकल होती है भर्ती, वैसी भर्ती। उसमें कुछ पैमाने थे कि इतनी ऊंची कूद हो जानी चाहिए, इतनी दूर भाला फेंक दो, इतना वजन उठा लो, इस तरह के उसने पैमाने रखे थे। वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग जो थे वो हमेशा ट्रेनिंग देने आते थे। 100 लोगों का एक जत्था आता था और एक बाउंड्री होती थी, उसके अंदर ही उनकी ट्रेनिंग होती थी और उनको सिलेक्ट कर लिया जाता था। ये उस ट्रेनिंग को देखने जाता था कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ। अब उस जगह पर एक 6 फीट की दीवार हुआ करती थी जिसको लोगों को कूदना होता था। कुछ लोग कूद जाते थे जो सिलेक्ट हो जाते थे, कुछ लोग नहीं कूद पाते थे, लेकिन अधिकतर लोग उसको नहीं कूद पा रहे थे। उस दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति 100 लोगों के अलावा भी आया अंदर जबरदस्ती, और वो बाहर की जो बाउंड्री वॉल थी वो 8 फीट की थी, उसको क्रॉस करके आया। वो कहता है यार ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोग 6 नहीं पार कर पा रहे हैं, और ये व्यक्ति बाहर वाली बाउंड्री वॉल जिसको हमने इसलिए रोक रख बनाया है कि लोग अंदर ना आ पाए, ज़्यादा भीड़ ना कर पाए, ये उसको क्रॉस करके आया है, तो इसका नाम पता करो। उन्होंने नाम पता किया तो उसका नाम था अलीवर्दी खां। अब ये अलीवर्दी खां आगे जाके बंगाल का नवाब बनने वाला है, लेकिन अभी केवल ये एक गरीब आदमी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मिट्टी से उठा के उसको राजा बनाने वाला है। और क्या होने वाला है, इसको वो भर्ती कर लेता है, कहता है तुम मेरे दाहिने हाथ बन जाओ। इसके साथ उसने काफ़ी छोटे मोटे युद्ध लड़े, काफ़ी सारी चीज़ों को जो लोग उसका बगावत कर रहे थे उनको दबाया, और अलीवर्दी खां उसका मेन आदमी हो गया, यानी एकदम खास सेनापति टाइप, है ना। उसके बाद होने वाला क्या है कि उसका बेटा, जब सुजाउद्दीन मरता है तो उसका जो बेटा है जिसका नाम है सरफराज खां, ये अजमत बेगम से बेटा हुआ था। सरफराज खां जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो अगर बोले, यानी जो संभालने की क्षमता होती है वो भी कमज़ोर थी। वो राजा बनता है। साथ ही साथ जो अलीवर्दी खां रहता है वो बहुत ज़्यादा चंट रहता है। ये क्या करता है, यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, यहाँ पे सारे सैनिकों को अपने फेवर में लेता है, सीधे दिल्ली जाता है। दिल्ली में उस समय क्या हुआ होता है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ होता है, तो दिल्ली की गद्दी वैसे ही डामाडोल हो रही थी, उसका पैसा बहुत खर्च हो चुका था। तो वहां पर कुछ पैसा लेके जाता है और उनको घूस खिलाता है। एक पत्र पर उनसे साइन करवाता है कि मैं जो भी बंगाल में करूंगा आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनको फेवर में लेके, यानी दिल्ली के मुगलों को फेवर में लेकर ये आता है और सरफराज से युद्ध लड़ता है। और सरफराज से युद्ध लड़ता है 1740 में गिरिया का युद्ध। गिरिया के युद्ध में सीधी सी बात है, जिसके साथ पूरी सेना है, मुगल जिसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, उसको तो जीतना ही था। तो गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर ये बिहार का सर सूबेदार अलीवर्दी खां जो था वो बंगाल का नवाब बन जाता है। इसने क्या किया फिर, इसने अपने शासनकाल में एक बार तो टैक्स दे दिया मुगलों को, लेकिन फिर बाद में मुगलों को टैक्स देना यानी राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी उसका दामाद भी लोग कहते हैं कि शुजाउद्दौला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिराजुद्दौला उसका दामाद नहीं है, उसका नाती है। कैसे समझिए, अलीवर्दी खां की वाइफ से उसको 2 बेटियां हुई थी, एक का नाम था मेहर, एक का नाम था अमीना। मेहर को हम अभी साइड करते हैं क्योंकि ज़्यादा कंटेंट इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, आप कंफ्यूज होंगे। अमीना को पकड़ते हैं, अमीना और उसकी शादी कर देता है जैनुद्दीन से, जो उसी के समाज का था, शिया मुसलमान। उन दोनों की शादी हो जाती है और जैनुद्दीन और अमीना से एक बेटा हो जाता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बचपन से ही लकी रहा, ये काफ़ी मतलब तेजस्वी था। तो अलीवर्दी खां को लगा कि ये मेरी गद्दी को संभालने के लिए एकदम सही व्यक्ति है, और उन्होंने बचपन में ये कह दिया कि इसकी अच्छे से ट्रेनिंग कराओ, ये आगे जाके बंगाल का नवाब बनेगा। सिराजुद्दौला जो नवाब बनता है वो बढ़िया से अपना काम चलाता है। तो कई जगह पे दामाद लिखा रहता है, आप उसको गलत समझिएगा, दामाद नहीं है वो उसका। अलीवर्दी खां का दामाद नहीं बनता नवाब, अलीवर्दी खां के दामाद का बेटा यानी बेटी का बेटा यानी नाती बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला उसका नाती है। अब क्या होने वाला है कि अब एक अलग सा हिसाब किताब चलेगा। सिराजुद्दौला ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करने वाला है, पलासी का युद्ध। कैसे होता है पलासी का युद्ध, उसको समझते हैं। देखिए, पलास के फूल होते हैं, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उसमें बड़े बड़े सफ़ेद कलर के
मतलब फूल लगते हैं पलाश के। उसका एक बड़ा सा बाग था जो कि गंगा नदी के पास में या उसके जो डेल्टापन था उसके आसपास कहीं था। उस वाले पेड़ों के बाग के पास ही ये युद्ध होता है, इसीलिए इसको पलासी का युद्ध कहते हैं। युद्ध हुआ कैसे? युद्ध ऐसे हुआ कि इस समय अंग्रेज आए थे। वैसे अंग्रेज तो अकबर के बाद जो उनका बेटा है सलीम जहांगीर, उसके शासनकाल में प्रथम अंग्रेज आया था, हॉकिंस नाम है जिसका। लेकिन उस समय ये लोग उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे। अब ये बंगाल पे कब्जा करना चाहते थे, धीमे धीमे कोशिश कर रहे थे। ये व्यापारी बन के आए थे अंग्रेज और अपना काम बढ़िया से कर रहे थे। उसकी रॉबर्ट क्लाइव जो व्यक्ति आया उसकी किस्मत अच्छी थी और सिराजुद्दौला की किस्मत खराब थी। कैसे किस्मत खराब थी? सिराजुद्दौला की वाइफ की एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप समझिएगा इसको। सिराजुद्दौला की एक वाइफ है, उसकी तबीयत हो जाती है खराब, वो पीली पड़ने लगती है, कुछ भी पछता नहीं है। असल में उसको पीलिया हुआ था। पीलिया का रोग उन्होंने क्या ना करें, उनका एक बिल्कुल खास व्यक्ति था जो उनका सिप्पे सलार था, यानी उनका सेनापति था जिसका नाम मीर जाफर था। तो सिराजुद्दौला अपने मतलब सेनापति मीर जाफर पे काफ़ी ट्रस्ट करता था। उसके साथ बैठे बैठे एक दिन चेस खेलते खेलते बोला कि लोग कहेंगे कि सिराजुद्दौला इतना बड़ा नवाब है, पूरा बंगाल उसके अंडर में काम करता है और वो अपनी बीवी को भी नहीं बचा पा रहा। मैंने क्या काम नहीं किया यार। मीर जाफर को बोलते बोलते बोलता है कि मैंने सारे दरगाह देख ली हैं, सारे मंदिर मस्जिद सब गुरुद्वारे चेक कर लिए हैं, मरता क्या ना करता सब काम कर चुका हूँ मैं, लेकिन मेरी बीवी नहीं सुधर रही है, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्या किया जाए। तो मीर जाफर उसको एक एडवाइस देते हैं कि अभी अभी मैंने सुना है कि कुछ अंग्रेज व्यापारी आए हुए हैं, उनका प्रधान रॉबर्ट क्लाइव है। अगर आप बोलें तो उनके साथ क्या है कि उनकी जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, वो अलग है और हो सके वो उसको सुधार दें। तो अगर आप बोलें तो मैं उनके इधर से किसी डॉक्टर को या किसी को बुला के लाऊं। तो ये बोलते हैं कि देखो यार, अब दिक्कत तो हो ही रही है, तुम एक काम करो, जाके बुला के लाओ, हो सके बेगम या मैडम हमारी सही हो जाए। ये जाते हैं उनको लेने के लिए। अब क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला ने भेज तो दिया मीर जाफर को, वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है, अपने साथ एक डॉक्टर को ले आता है। वो तो चाहता ही था कि किसी ना किसी तरीके से मैं नवाब से मिलूं, जिससे मैं थोड़ी सी अपनी बातें बनाऊं और किसी तरह से इनको अपने दोस्त बना के इनको लूटूं। लेकिन खैर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो आया, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि पीलिया है। वो रोज़ गन्ने का जूस पिलाने लग गए। आप जानते हैं पीलिया में गन्ने का जूस कितना फ़ायदेमंद है। तो वो गन्ने का जूस रोज़ पिलाया उसको। धीमे धीमे बेगम सही हो गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि यार तुमने रॉबर्ट क्लाइव बहुत बढ़िया काम किया है, तुम ना होते तो बेगम नहीं होती और बेगम नहीं होती तो हम भी नहीं होते। तुमने उनको बचाया तो बचाया, हमको भी बचा लिया, मांगो क्या मांगते हो। उसने कहा साहब मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, मेरे साथ कुछ टोली आई है मेरे इंग्लैंड से जो हम लोग आते हैं, बस आप हमको इतनी अनुमति दे दीजिए कि हम जो सामान लेके आए हैं वो बेच सकें। यानी जो भी व्यापारी बन के आए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बंगाल इतना रिच स्टेट है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने पैसे वाले हैं कि हमें अब तुमसे कोई टैक्स भी नहीं वसूलना है। तुमने बेगम को बचाया, तुम एक काम करो, यहाँ पर टैक्स फ्री व्यापार करो। अब वो टैक्स फ्री व्यापार करने लगता है, खूब पैसा कमाता है। और सीधी सी बात है, आपसे इंडियन गवर्नमेंट भी 10 रुपये का रिचार्ज करवाते हो ना मोबाइल में, तो उसके भी 7 रुपये आते हैं। 3 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाकी जो प्राइवेट कंपनियां वो ले लेती हैं, तो वो टैक्स के रूप में जाता है। इधर तो टैक्स देना ही नहीं था, 10 के 10 रुपये मिल रहे हैं। या पूरे के पूरे पैसा कमाने लग गए। इनके पास धन संपदा बढ़ती गई। धन संपदा बढ़ने के कारण इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सोचा कि जब हमारे पास पैसा भी है तो हम क्या करें, अब धीमे धीमे अपनी एक किला बनाएं और अपना मतलब तोप खाना और बाकी सेना ये सब रखें। तो और उसने इस प्रयास में वो रोज़ जाता था और मिलता था सिराजुद्दौला से। तो सिराजुद्दौला के साथ खेलते खेलते, चेस खेलते खेलते ऐसी बात करने लगा और बोला कि सर ऐसा है कि आपकी अनुमति हो तो मैं एक छोटी सी कुटिया बना लूँ। उन्होंने कहा ठीक है भैया, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप छोटी सी कुटिया बना लो, है ना, आप अपने लोगों के लिए। वो क्या करता है, बनाना चालू करता है, किला बनाना चालू करता है, क्योंकि गवर्नमेंट यानी सिराजुद्दौला से तो परमिशन मिली गई है। एक दिन मीर जाफर जहाँ पर वो अपना किला बना रहा था वहाँ देखने जाता है। देखता क्या है, छोटी सी कुटिया की जगह तो एक बड़ा सा किला बन रहा है। किले में तीर कमान लगाने की जगह है, तोप खाने की जगह है, मतलब हर प्रकार से वो ऐसा किला बन रहा है जैसा सिराजुद्दौला के पास भी नहीं था। अब इन्होंने सोचा कि यार अगर मैं इसको बन जाने दूंगा
तो राजा की हालत खराब हो जाएगी। दूसरी, इनको एक चीज़ ये भी थी मीर जाफ़र को कि सिराजुद्दौला जब से रॉबर्ट क्लाइव से मिलने लगा था तब से इनसे बात करना, यानी मीर जाफ़र से बात करना उनका कम हो गया था। मीर जाफ़र अपनी जगह पे सही काम करता है। उस समय जाता है, सिराजुद्दौला से बोलता है कि सर आपने तो बोला था कि रॉबर्ट क्लाइव को छोटी सी कुटिया बनाना, उसने तो पूरा महल खड़ा कर लिया है, किला बना रहा है, आपसे युद्ध लड़ेगा तो आप तो हार जाएंगे। इस समय सिराजुद्दौला को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ, है ना, उसी समय आदेश देता है ना, शाम का कुछ समय रहता है, तुम जाओ और जाके लड़ाई करो और उसको पकड़ के लाओ मेरे पास। मीर जाफ़र को परमिशन मिल जाती है। सिराजुद्दौला तो खुद लड़ने जाता नहीं है, मीर जाफ़र जाता है और हालत खराब कर देता है, पूरा किला तबाह कर देता है, अंग्रेजों को भगा भगा के मारता है, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ लोगों के साथ भाग पाता है। बाकी कुछ लोग यानी 146 लोग बताते हैं कि वहीं रह जाते हैं। सैनिकों को कहा जाता है कि इनको पकड़ लिया जाए। वहाँ पे एक छोटी सी काल कोठरी रहती है। 20 जून 1756 की बात है, जिसे एक बहुत बुरा दिन भी कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जिसे काल कोठरी की त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक छोटे सा कमरा रहता है, उसमें 146 लोगों को ज़बरदस्ती ठूंस दिया जाता है और बाहर से कील वील लगा के उसको बंद कर जाता है, जिसमें सिर्फ एक रोशनदान था हवा आने के लिए। लोग घुटकर, मतलब दम घुटकर उनकी मृत्यु हो जाती है और वो लोग कहते रहते हैं कि हमें पानी दे दो, हमें बाहर निकाल लो। जून की बात है तो जून में तो आप समझ रहे हैं ना, भारत जैसे देश में जून में तो खूब गर्मी पड़ती है। तो ऐसे समय पे वो सब लोग 146 लोग बंद कर दिए जाते हैं। बेचारे दम घुटने से वो मरने के लिए वो बोलते हैं कि पानी दे दो, थोड़ा सा गेट खोल दो। तो ये बोलते हैं कि नवाब साहब, सिराजुद्दौला सो रहे हैं, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तब तक हम खोल नहीं सकते और रात में हम उनसे परमिशन नहीं ले सकते क्योंकि वो सो रहे हैं। ऐसी कंडीशन पे रॉबर्ट क्लाइव कुछ लोगों को जिनको लेके भाग गया था वो तो बच जाते हैं, लेकिन बाकी 146 लोगों में से जब दूसरे दिन गेट खोला जाता है तो केवल और केवल 23 लोग जिंदा बचते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई। ब्लैक होल ट्रेजेडी में 146 लोगों में से केवल 23 लोग बाकी बचे। इसके फलस्वरूप क्या होना था, सीधी सी बात है, रॉबर्ट क्लाइव का अपने साथी या अपने लोगों के बीच में दबदबा कम होने लगा। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने दबदबे को कायम करने के लिए और इंग्लिश मैन जितने भी वहाँ से आए थे उनके लिए क्या किया, सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठानी। बदला लेने के लिए सीधी सी बात है, सीधे युद्ध लड़के तो वो हरा नहीं सकता था, क्योंकि अगर युद्ध लड़के हराएगा तो वो खुद मारा जाएगा, क्योंकि सिराजुद्दौला उस समय सबसे बड़ी सेना का मालिक हुआ करता था। अब वो सोचता है कि क्या किया जाए, तो वो सोचता है कि सबसे पहले मुझको मीर जाफ़र को अपने अंडरटेकिंग में लाना पड़ेगा या किसी तरीके से उसको कोई प्रलोभन देना पड़ेगा। इस प्रलोभन के फलस्वरूप ये होगा कि मैं अपने जितने भी काम करवाना चाहता हूँ वो हो जाएंगे। वो मीर जाफ़र से मिलने जाता है, छुपते छुपाते पहुँचता है। मीर जाफ़र उसको देखता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो तलवार निकालता है, कहता है मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। बोलता है मैं गर्दन कटवा लूँगा, आपके पास आया हूँ, जो आप चाहो वो कर लो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। बोलते हैं कि बताओ क्या कहना चाहते हो। वो बोलता है कि मैं केवल इसलिए आया हूँ आपके पास में कि मुझे नहीं लगता कि सिराजुद्दौला इस बंगाल का अच्छा राजा या अच्छा नवाब है। मुझे लगता है कि राजा या नवाब आपको होना चाहिए, बिकॉज आप हर प्रकार से राजा के पद के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे मतलब मैंने तो उनका कुछ बुरा भी नहीं किया था, उनकी बेगम को इलाज ही किया था, पता नहीं किस कारण से उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बाकी इतने सारे लोगों को मार दिया। मैं बस उनसे बदला लेना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मेरे पास इतना अच्छा ऑफर है कि मैं आपको राजा बना दूंगा। बोला कि चलो तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ, खाना वाना खाओ, चाय वाय पियो और यहाँ से निकलो, तो मुझे समझ में आता तुम क्या चाह रहे हो, लेकिन मैं अपने राजा से गद्दारी नहीं करूँगा और मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, ठीक है, राजा एक ही है हमारा और वो है सिराजुद्दौला। ये बात कह के वो चला जाता है, ये भी चले जाते हैं, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव की बातें गूंजती हैं, क्या कि मैं राजा बन सकता हूँ। मीर जाफ़र भी चाहते थे कि वो राजा बने। वो ऐसे ही सोचने लगते हैं कि अब मैं राजा बनने के लिए क्या करूँ, तो दिमाग में आता है कि चलो एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है। जाते हैं और क्लाइव से मिलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बोलता है आपको कुछ नहीं करना, आप बस जाओ और सिराजुद्दौला से कहना है कि
रॉबर्ट क्लाइव आपसे लड़ना चाहता है। किस जगह पर, वो जगह मैं बता देता हूँ, उनसे कहना और कोशिश करना कि वो उस जगह पे लड़ने आ जाए। तो ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ। वो जाता है और बोलता है भैया कि सिराजुद्दौला सर, आपसे युद्ध करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव आपको आह्वान कर रहा है। वो कहता है कि अगर उसमें दम हो, अपनी माँ का दूध पिया हो, तो आके मुझसे लड़ ले। वो कहता है ठीक है, अब उसको मरना ही है तो उसको कौन रोक सकता है, मैं उससे लड़ने जाऊंगा। बताओ कौन सी जगह पे वो लड़ना चाहता है। तो उसने बोला कि वो पलास का जो बाग है, उस बाग के आगे जो खाली फील्ड पड़ी है, जो खाली स्थान है, उस जगह पे वो आपसे लड़ना चाहता है। उधर ठीक है, हम उससे युद्ध लड़ने चले जाएंगे। सिराजुद्दौला को ऐसा नहीं लगा था कि मीर जाफर उससे मिल गया। वो युद्ध लड़ने चला जाता है। युद्ध लड़ने के लिए क्या होता है, मीर जाफर अपनी सेना के साथ खड़ा रहता है और सिराजुद्दौला के जो मुख्य अंगरक्षक रहते हैं, जो मुख्य टुकड़ी राजा के साथ चलती है, वो उसके साथ रहती है, जिसमें मोहन लाल और मीर मदान उनके साथ रहते हैं। अब ये 100-150 लोग रहते हैं और उधर से रॉबर्ट क्लाइव भी 100-150 लोगों के साथ में आगे खड़ा रहता है और 500-1000 लोग क्या करता है, पीछे खड़े कर देता है, या खड़े नहीं कर देता है, वो जो बाग है पलासी का या पलास के फूलों का जो बाग है, उसमें पेड़ों के ऊपर छुपा देता है। अब होना क्या है, युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होता है, इनकी सेना मतलब सिराजुद्दौला की सेना कूच करती है रॉबर्ट क्लाइव की सेना की तरफ और रॉबर्ट क्लाइव की सेना कूच करती है सिराजुद्दौला की सेना की तरफ। दोनों सेनाएं आपस में लड़ने के लिए पास में पहुंचते पहुंचते जैसे ही आधे रास्ते तक पहुंचती हैं, रॉबर्ट क्लाइव कहता है पूरी सेना को, चलो अबाउट टर्न, यानी पलटो और भागो। सारी सेना पलटती और भागने लगती है। ये बात जब सिराजुद्दौला देखता है तो वो समझता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इसको लगा कि हाँ, अब राजा साहब इसको मार देंगे, इसलिए ये भाग रहा है। वो बोलता है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, आज तुम्हारी गर्दन में काट दूंगा। और ये पूरी ताकत से अपने घोड़ों की लगाम और तेजी से खींचते हैं और बढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। असल में ये रॉबर्ट क्लाइव की तरफ नहीं, अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। नहीं समझते हैं। और उधर मीर जाफर पूरी सेना को आगे जाने की अनुमति ही नहीं देता। वो बोलता है कि जब वो भाग रही है सेना, तो तुम लोगों को मैं वहां पे भेज के इतने लोगों को क्यों इकट्ठा करूं। राजा साहब क्या कम बहादुर हैं, वो उसको मार के आ जाएंगे। पूरी सेना देखती रहती है। ये चले जाते हैं लड़ने के लिए। जैसे ही सेना उस बाग के अंदर चली जाती है, तो वहां पे तो भैया 500-1000 लोग पहले से तैनात रहते हैं, पेड़ों वेड़ों पे चढ़े रहते हैं, छुपे रहते हैं। राजा साहब को घेर लेते हैं। मीर मदान और मर जाता है, मोहनलाल पकड़ लिया जाता है और सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव तुरंत मार देता है। इस तरह से मीर जाफर की गद्दारी से सिराजुद्दौला की हार होती है, मृत्यु होती है और रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है असल में राजा। लेकिन वो राजा खुद शासन नहीं करता। वो ये जानता था कि पब्लिक किसको मानती है, मुगलों को मानती है, नवाबों को मानती है। तो एक डमी, यानी शासन तो रॉबर्ट क्लाइव करेगा, लेकिन एक अपने विश्वास पात्र किसको, मीर जाफर को नवाब के पद पे बिठाल देता है। और ये भी कुछ कह नहीं पाता, चलने देता है जैसे चलता है। लेकिन दिमाग में इसके ये रहता है कि किसी भी तरीके से जब रॉबर्ट क्लाइव मेरे नवाब को यानी सिराजुद्दौला को मरवा सकता है, तो अगर मैं इससे इधर उधर कहीं गया तो ये मुझे भी मरवा देगा। इसी बीच में मीर जाफर की बेटी की शादी एक व्यक्ति से होती है जो उसका दामाद है, उसका नाम है मीर कासिम। तो कासिम जो है वो खूब मिलता है इनसे, रॉबर्ट क्लाइव से। चाहता था कि दोस्ती हो जाए। उस दोस्ती से ये फायदा होगा कि आगे जब मीर जाफर पद से हटेंगे तो मीर कासिम नवाब बन जाएगा। ये बात रॉबर्ट क्लाइव भी मन ही मन जानता था, लेकिन कभी भी उसने मीर कासिम को उसके पद पर नहीं बैठने दिया। उसने सोचा कि मैं काय को इसको नवाब बनाऊं जब मीर जाफर मेरा खास व्यक्ति है। लेकिन हुआ यूं कि मीर जाफर ने ऐसा सोचा कि अगर मैं रॉबर्ट क्लाइव को मरवा दूं तो आगे के लिए मेरा राज निष्कंटक हो जाएगा। मुझे किसी बात की कोई परेशानी ही नहीं रहेगी कि कभी रॉबर्ट क्लाइव मुझे कुछ कहे और मैं ना मानूं तो हो सके मुझसे लड़ जाए। तो मैं उसको मरवा दूंगा, तो मैं स्वतंत्र रूप से शासन करता रहूंगा। ये बात, इस स्ट्रेटेजी का पता किसी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव को पता चल जाता है। रॉबर्ट क्लाइव कहता है, वाह, हमसे ही गद्दारी, हमने ही तुम्हें राजा बनाया, हमने ही तुम्हें नवाब बनाया और तुम हमारे साथ ही ऐसा गेम खेलोगे।
वो क्या करता है, सीधे सीधे मीर कासिम को, जो कि उनका दामाद रहता है, उसको नवाब बना देता है। अब मीर कासिम का विरोध मीर जाफर कर नहीं सकता, जनता भी नहीं कर सकती, और मीर कासिम को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम राजा, हम नवाब बने जा रहे हैं, तो चुपचाप से बन जाते हैं। मीर कासिम क्या करता है, ऐसे ही काम चलाता रहता है। और मीर जाफर थोड़े से बूढ़े भी हो गए थे, तो ये अब काम नहीं करते थे। लेकिन मीर कासिम ने भी वही सेम काम किया। रॉबर्ट क्लाइव से सीधे नहीं लड़ता, डरता रहता था। लेकिन वो सोचता है कि कभी ना कभी अगर मौका मिले तो मैं रॉबर्ट क्लाइव को या अंग्रेजी सेना को खदेड़ दूंगा। कहाँ से? बंगाल से। तो पलासी का युद्ध तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। और जब बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो वो होगा हेक्टर मुनरो और 3 राजाओं के बीच में। अभी मैं उस पर आता हूँ। क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव किसी काम के कारण लंदन लौट जाता है, यानी इंग्लैंड वापस पहुंच जाता है। अब यहाँ पे किसके हाथ में सत्ता रहती है उस समय? बंगाल की, यानी अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है हेक्टर मुनरो। अब जैसे ही इनको लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव गया, तो मीर कासिम सोचता है हेक्टर मुनरो और उसकी बाकी सेना को मार कर, खदेड़ कर मैं बंगाल से बाहर निकाल देता हूँ, फिर रॉबर्ट क्लाइव आ भी जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और ये सोचते हैं कि मैं सीधे ना लड़ूं, इतनी बड़ी सेना के साथ लड़ूं कि हारने की तो नौबत ही ना आए। तो ये क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली में उस समय जो मुगल बादशाह रहता है वो रहता है शाह आलम। उनको बुला लेते हैं अपने पास और उनको से कहते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, हमको अंग्रेज़ों को हटाना है। वो तैयार हो जाते हैं। फिर ये जाते हैं किसके पास? ये जाते हैं मीर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास, उनको भी अपने साथ मिला लेते हैं। तो अब 3 लोग हो गए। बक्सर का युद्ध होने वाला है 1764 में, और इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की तरफ से मीर कासिम, अवध के नवाब जिनका नाम शुजाउद्दौला है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय यानी 2nd नंबर वाले शाह आलम, ये तीनों की सेना रहती है। देखने में इनकी सेना बहुत विशाल रहती है, लेकिन एक आदमी का नेतृत्व नहीं रहता। हेक्टर मुनरो की सेना एक आदमी के नेतृत्व में चलने वाली है। अब होगा क्या, हेक्टर मुनरो आपको देखने में लगेगा कि अब वो चला गया है तो ये हार जाएंगे, लेकिन हारेंगे क्यों भैया, हम लोगों में एकता रही नहीं, और उस समय इन लोगों में, राजाओं में भी एकता नहीं थी। हेक्टर मुनरो इसी का फायदा उठाता है। हेक्टर मुनरो जब उनकी तीनों की अलग अलग सेनाओं देखता है तो वो समझता है कि क्या करना चाहिए। बक्सर एक जगह है, और उस बक्सर वाले स्थान पर जब युद्ध होता है तो वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। उन छोटी छोटी पहाड़ियों के पीछे पहले से ही सुरंग खुदवा के अपने लोगों को बिठाल देता है युद्ध के पहले। और जिस दिन युद्ध होने वाला होता है, वहाँ से अचानक से एक टुकड़ी इस तरफ से हमला कर देती थी, यानी कभी नॉर्थ से हमला हो जाता था, कभी साउथ से हो जाता था, कभी उत्तर से कोई एकदम धावा बोल रहा है, कभी दक्षिण से, कभी पहाड़ों के पीछे से कोई आ रहा है। तो सेना को ये समझ में नहीं आ पाया कि असल में युद्ध हम सामने वाली सेना से करें या आस पड़ोस से जो अचानक से जो छापामारी युद्ध हो रहा है उससे लड़ें। और एक आदमी का नेतृत्व तो था नहीं, तो कोई समझ ही नहीं पाया कि युद्ध कैसे करें। और पुरानी पद्धति ऐसी है कि अगर राजा की गर्दन काट दी जाती है या राजा को हरा दिया जाता है तो सेना अपने आप सरेंडर कर देती है। तो इतनी पूरी सेना केवल क्या करता है, वो मीर कासिम को जाके मार देता है, और मीर कासिम को मारते ही पूरी सेना सरेंडर कर जाती है। अब हेक्टर मुनरो ने जो दूसरा युद्ध लड़ा उसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। इसमें हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम को मार दिया और उनके बूढ़े ससुर जी यानी मीर जाफर को वापस नवाब बनाया। तो ये पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो लेंथी ज़रूर है, लेकिन अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।